Hello everyone. Today Krishi Jagran is at the conference on DSR for sustainable and profitable rice production at the Park Hotel, New Delhi. This event is organized by the Federation of Seed Industry of India. It's a place where experts are discussing the potential of DSR, direct seeded rice, in revolutionizing the rice cultivation in India. With its promise of reducing water consumption, cutting methane emission, and minimizing soil erosion, DSR emerges as a sustainable solution for rice farmers. I am Shivam Dwivedi, Senior Sub-Editor, Krishi Jagran. Stay tuned with me as I delve into insights shared by industry leaders on the successful implementation of DSR. Now we are with Ajay Rana, Chairman of FSII and Managing Director and CEO of Savannah Seeds. How can government support and incentivize farmers to transition from traditional rice cultivation to DSR, considering its benefits in enhancing efficiency and reducing manual labor? Good. As you rightly said, rice is a very natural resource intensive. When I say natural resources, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, पानी, जमीन, लेबर और ईंधन, फ्यूल, सो ये चार जो प्राकृतिक संसाधन हैं और ये लिमिटेड हैं. राइस की खेती में बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है, राइस का भी, वाटर का भी, and we grow rice in 110 million acres. This is the largest crop we grow in the country, and a lot of fuel is used for puddling and field preparation operations, and a lot of labor is used for transplanting. Also, rice is also responsible for emission of greenhouse gases like methane. आज का जो हमारा सेमिनार है, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई धान की सीधी बुआई और डायरेक्ट सीडेड राइस के इंट्रोडक्शन से हम ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं इनको बचा सकें और किसान की इनकम भी बढ़ा सकें. मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि धान की सीधी बुआई और डायरेक्ट सीडेड राइस की क्या प्रैक्टिस है. अभी तक जो हमारे देश में धान की खेती होती है, करीब 90% एरिया में हम ट्रांसप्लांट करते हैं. किसान पहले नर्सरी ग्रो करता है और 25-30 दिन के बाद उसको मैनुअली ट्रांसप्लांट करता है. तो ट्रांसप्लांटिंग की कॉस्ट ही अब 4 से 4,500 हज़ार रुपये प्रति एकड़ हो गई है. हमारे देश में जितना धान लगता है और उसको मैं 4,000 प्रति एकड़ से अगर गुना करके देखूं तो धान के किसान 30,000 करोड़ के आसपास खाली ट्रांसप्लांटिंग की, धान की लगाई की जो लेबर है उसमें खर्च करता है. 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 3,000 से लेके 5,000 लीटर तक पानी लगता है. और जो ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन है, मीथेन, ये भी बहुत निकलती है. और पडलिंग ऑपरेशंस के लिए ट्रैक्टर और डीजल बहुत यूज होता है. धान की सीधी बुआई से हम ये सब संसाधनों को बचा सकते हैं. धान की खेती भी ऐसे ही की जा सकती है जैसे हम गेहूं की खेती करती हैं या मक्का की खेती करते हैं. इसमें नर्सरी उगाने की जरूरत नहीं, हम खेत को सीधे तैयार करके लेजर लेवलर से ड्रिल के साथ सीधी बुआई कर सकते हैं. इसके 2 मेथड हैं, एक ड्राई सोइंग, एक वेट सोइंग. वेट सोइंग है जिसको तरवत्तर कहते हैं, कि खेत में पानी लगा के उसको तैयार कर लिया, ऑप्टिमम मॉइस्चर है, ड्रिल के साथ सोइंग किया और जैसे गेहूं जम के आता है ऐसे ही धान जम के आ जाती है 20 दिनों के अंदर में. और फिर एक पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड है, वजीर के नाम से मार्केट में आएगा अभी, उसका स्प्रे करें. लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस के लिए. अभी तक किसान, आपने क्वेश्चन पूछा कि भाई क्यों नहीं डायरेक्ट सीडेड राइस इतना सक्सेसफुल हो पाया है. किसानों ने कोशिश किया डायरेक्ट सीडेड राइस को, खासतौर से जब पैंडेमिक का, कोविड पैंडेमिक का पहला साल था, पंजाब हरियाणा में लेबर नहीं आ सकी तो करीब 10 लाख एकड़ में किसानों ने कोशिश किया डायरेक्ट सीडेड राइस का. और उन्होंने लगाया भी, चूंकि कोई और ऑप्शन नहीं था, लेबर नहीं थी ट्रांसप्लांटिंग के लिए, तो किसानों ने डायरेक्ट सीडेड राइस को ट्राई किया. लेकिन बहुत सारे किसान इसको ट्राई करने के बाद वापस ट्रांसप्लांटिंग पे चले गए. उसके कुछ कारण रहे, क्योंकि डायरेक्ट सीडेड राइस जिन दिनों में होता है, मई के महीने में, जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो जो फर्स्ट 30 डेज है क्रॉप को स्ट्रेस काफ़ी रहता है जब वो छोटा सीडलिंग जम के आता है. सो फार्मर ने इशू फेस किया क्रॉप स्टैंड का, उनकी पॉपुलेशन ऑप्टिमम नहीं थी. फिर बाद में उन्होंने प्रॉब्लम फेस की कि वीड कंट्रोल, जो खरपतवार नियंत्रण है, वो बहुत मुश्किल होता है डायरेक्ट सीडेड राइस में. और इन 2 कारणों की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे किसानों ने देखा कि उनकी उपज में कमी आ गई डायरेक्ट सीडेड राइस में, सीधी बुआई में जाके. तो हमने, हमारे वैज्ञानिक इसके सीधी बुआई की जो तकनीक है उसको डेवलप करने में तकरीबन 20 साल से लगे हुए हैं. और अमेरिका में हमने कमर्शियलाइज भी किया है इसको 2004 में. इंडिया में भी हम लोग 2012 से ट्रायल शुरू किए थे और अब हम बहुत क्लोज हैं एक टेक्निक जिसको बोलते हैं फुल पेज क्रॉपिंग सोल्यूशन. क्योंकि धान की सीधी बुआई के लिए कोई एक ऐसा नहीं कि एक तीर है जिससे कि सारे सोल्यूशन निकल आएंगे.
हम इसको बोलते हैं कि इसकी सफलता के लिए क्रॉपिंग सोल्यूशन, एक सिस्टम की जरूरत है। जिस सिस्टम का पार्ट है ऐसी वैरायटी और हाइब्रिड डेवलप किए जाएं जो सुटेबल हैं डायरेक्ट सीडेड के लिए। और फिर आप जो मैंने बात की कि शुरू में जब क्रॉप को स्ट्रेस होती है, हम एक सीड ट्रीटमेंट, स्क्वाड सीड ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सीड को। स्क्वाड सीड ट्रीटमेंट में क्या है कि उसमें फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, क्रॉप न्यूट्रिशन एलिमेंट्स हैं जैसे जिंक है, फेरस है, जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की फसल को कमी ना हो। तो क्या होता है कि जब ट्रीटेड सीड है इसका जर्मिनेशन और विगर बहुत बेटर होता है आम जो अनट्रीटेड है। और तीसरा फिर इसमें है हर्बिसाइड टॉलरेंस। ये एक नॉन जीएमओ ट्रेट है, म्यूटेशन ब्रीडिंग, म्यूटाजेनेसिस बोलते हैं, उससे डेवलप किया गया है। तो इसमें एक हर्बिसाइड, इमेजेट हाइपर हर्बिसाइड है, वजीर के नाम से आएगा। किसान भाई 20 दिनों में जब फसल जम के आ जाती है और जो खरपतवार है वो 2 से 3 पत्ती की स्टेज में होता है, उस समय 400 ml वजीर का स्प्रे करें खेत में, और एक और स्प्रे जब फसल 40-45 दिन की हो जाए। तो ये 2 स्प्रे से पूरा कंप्लीट वीड कंट्रोल, जो धान में 3 तरह के खरपतवार होते हैं, इकाइनोक्लोआ ग्रासिस बोलते हैं उसको, फिर चौड़ी पत्ती के ब्रॉड लीव वीड्स होते हैं, और तीसरा वीड होता है धान में जिसको कि साइप्रस या मोथा स्पीसीज बोलते हैं। वो बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, लेकिन ये जो वीडीसाइड मैंने बताया इससे अच्छा कंट्रोल मिलता है तीनों तरह के जो खरपतवार हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जब हम बात करते हैं हर्बिसाइड टॉलरेंस की, तो महत्वपूर्ण चीज है कि फसल के ऊपर सेफ्टी होनी चाहिए। जो हम केमिकल स्प्रे करते हैं, हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं, कई बार क्या होता है कि जो पुराने हर्बिसाइड हैं या टेक्नोलॉजीज हैं उसमें ये देखा गया कि थोड़ा फसल के ऊपर फाइटोटॉक्सिसिटी आती है, कोई प्रभाव, पीला पड़ जाता है फसल। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है फुल पेज क्रॉपिंग सोल्यूशन, इसमें क्रॉप सेफ्टी कंप्लीट है। एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डबल म्यूटेंट है, दोनों मेल फीमेल साइड में हाइब्रिड डेवलपमेंट के लिए दोनों तरफ म्यूटेंट डाला गया है, जिससे कि कंप्लीट क्रॉप सेफ्टी मिलती है। सो वी हैव ए सुटेबल जेनेटिक्स फॉर डायरेक्ट सीडेड सिस्टम, वी हैव वीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट, and we have herbicide tolerance which gives complete weed control with crop safety. Because of these factors, फार्मर का प्लांट पॉपुलेशन अच्छा होता है, वीड कंट्रोल अच्छा है, क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट अच्छा है। तो नॉट ओनली देयर इज सेविंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की सेविंग होती है, फार्मर को इनफैक्ट जो ईल्ड गेन भी मिलता है ट्रांसप्लांटिंग के मुकाबले में थोड़ा सा बेटर ही मिलता है, कम नहीं मिलता है। तो बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स फार्मर्स आर शोइंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट। आपने बात की कि हम कैसे इसको उपलब्ध कराएंगे। हमने पिछले 2-3 सालों में हजारों किसानों के यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देके उनको दिखाया है। अभी हम वेट कर रहे हैं भारत सरकार की तरफ से एक MRL फिक्सेशन होता है हर्बिसाइड का, उस अप्रूवल का। हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में शायद ये अप्रूवल आ जाएगा। तो इस खरीफ सीजन में हम जो हमारा डीलर नेटवर्क है FSI कंपनीज का, सवाना सीड्स का, उसके थ्रू हम लोग उपलब्ध कराएंगे किसानों को, और इस साल लिमिटेड स्केल में किसानों को देंगे। और आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि DSR सिस्टम से भारत की धान की खेती में एक नई क्रांति आएगी। जो किसानों का खर्चा हो रहा है लेबर पे, जो एक लेबर अरेंज करने में समस्या आ रही है, जो पानी इतना हम लोग खपत कर रहे हैं, हम लेबर कॉस्ट 4-5 हज़ार रुपये ट्रांसप्लांटिंग का बचाएंगे, 30% 35% पानी बचाएंगे, जो फ्यूल है डीजल हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी बचाएंगे, और किसानों को कल को डायरेक्ट सीडेड राइस अडॉप्ट करने के कारण से जो एक मैंने बताया कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती हैं वो भी कम होगा। किसान कार्बन क्रेडिट को भी क्वालिफाई करेंगे, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी आएगा। सो ये तकनीक डायरेक्ट सीडेड राइस enabled by full page technology is in fact like a boon, वरदान साबित होगा भारत के धान के किसानों के लिए। Now we are with Ravinder Kumar Agrawal, Chairman of KisanCraft. Sir, can you detail the advantages you have witnessed the DSR, including its effect on methane emission, water uses, cultivation cost, and the importance of selecting suitable seed varieties for the DSR conditions? So we started our seeds R&D in 2017 with a focus exclusively on DSR rice. DSR rice has many advantages. One common thing, of course, is talked about is almost complete elimination of methane, which is 25 times more destructive than carbon dioxide. So that's always a common thing. In the water reduction, we have observed more than 50% reduction across multiple states, around 15 states. However, more than those two, there are a lot of cultivation costs go down. For example, cost of irrigation through electricity or through diesel and petrol for water pumps. That's one very simple thing. There is a human cost.
When you do transplanting, then not only that you are paying the laborers, but the laborers are standing in wet water, and there are worms which actually bite their feet. Okay, there are holes that you can see in the feet. I mean, I worked in the field as a child, so I know how much painful that is. There is a human cost as well. There is a, when there is a puddle condition cultivation, then the water flows, along with that topsoil also flows. Along with that, chemical also flows, which results in lake eutrophication. So that also is reduced. So there is a lot of benefit for environment. There is cost reduction, and the yield. We have not observed any yield penalty. We have observed same yield for all our varieties. Specific thing I would say is that please use specifically grown seeds for DSR condition for DSR. Don't use wetland varieties for DSR. That's what results in some failures. But otherwise, I believe it is good in every way one can think of. Now we are with Sahin Ozkan, CEO of Adama India. Sir, how does Adama's investment in direct seeded rice align with its sustainability strategies globally and locally? And what efforts are being made to support rice farmers? Actually, I'm representing the agrochemical sector. We are collaborating with the seed companies. But first of all, the DSR giving a lot of benefit for the farmers. So less water usage, even less greenhouse gas emission, and the yield increases. A lot of benefits already there. That's why, from my company perspective point of view, we are taking very serious. Even it is very much matching our sustainability strategy globally, even locally. We already invested in US, Latin America. We are working in Europe. Also, we are already initiated in India. We are working on it. How we can support the rice growers, rice farmers via direct seeded rice project. Yeah? We believe that we are confident that it will be a future trend. Now, the expert is saying that 10% of the total rice area is DSR technology, but we're expecting it will be increased a lot for the future.